प्रश्न एक परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है कि इंसुलेटर। अगला प्रश्न किरचॉफ का नियम कहाँ लागू होता है? तो ये होता है दोनों एसी और डीसी सर्किट में। अगला प्रश्न एक धारिता पर लागू बैटरी में स्थिर डीसी वोल्टेज के साथ बैटरी वोल्टेज को चार्ज करने के बाद सर्किट में करंट क्या होगा? तो किसी भी धारिता मान के लिए शून्य। अगला प्रश्न भंजन वोल्टेज और परावैद्युत की मोटाई के बीच का संबंध V = AT 2/3 द्वारा दिया जाता है, जहाँ एक स्थिरांक है जो माध्यम की प्रकृति और मोटाई T पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त कथन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बोर के नियम के रूप में। अगला प्रश्न है एक संवाहक पथ जिसके माध्यम से विद्युत धारा या तो प्रवाहित होती है या प्रवाहित होने का इरादा उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्किट। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल डीसी के लिए। अगला प्रश्न है विद्युत को संचित करने के लिए संधारित्र के गुण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं धारिता। प्रश्न शक्ति का अधिकतम हस्तांतरण होने पर बिजली हस्तांतरण की क्षमता क्या होती है? तो ये होती है 50%। अगला प्रश्न यदि एक 6 माइक्रोफैराड संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है तो कूलम्ब में आवेश क्या होगा? तो ये होगा 1200 माइक्रो कैपेसिटर। अगला प्रश्न है एक केंद्रित केबल कैपेसिटर में आंतरिक और बाहरी सिलेंडर की व्यास क्रम से 3 और 10 mm होते हैं। यह ER रोशन इंसुलेशन के लिए 3 है। इसकी प्रति मीटर कैपेसिटेंस खोजें तो यह होगी टोटल 138.8 pf। अगला प्रश्न है क्यूब के केंद्र में C कूलम्ब वाले यानी कि किसी भी सतह से निकलने वाले कूलम्ब में कितना विद्युत प्रवाह होता है? तो यह होता है Q/6E। अगला प्रश्न है जिस सर्किट के पैरामीटर वोल्टेज या करंट के साथ बदलते हैं उससे क्या सर्किट को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गैर रेखीय सर्किट। अगला प्रश्न है संधारित्र 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर क्रम से 100 वोल्ट EMF की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं। कनेक्शन टूट जाते हैं और फिर कैपेसिटर के समान टर्मिनलों को जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश क्या होगा? तो यह होगा 178 माइक्रोफैराड और 89 माइक्रोफैराड। प्रश्न किरचॉफ का वोल्टेज नियम सर्किट पर लागू होता है किस सर्किट पर? लीनियर पर, नॉन लीनियर पर, एक्टिव, पैसिव, टाइम चेंजिंग के साथ टाइमिंग वेरिएंट एलिमेंट्स के। अगला प्रश्न मल्टीप्लेट कैपेसिटर की धारिता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है इस फॉर्मूले के द्वारा। अगला प्रश्न है क्या नेटवर्क का वह भाग जो दो जंक्शन के बीच स्थित होता है नोड कहलाता है? तो यह गलत है। अगला प्रश्न क्या एक शाखा एक सर्किट में एक जंक्शन है जहां 2 या 2 से अधिक सर्किट तब एक साथ जुड़े होते हैं? तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न कौन एक वेक्टर नहीं है? तो विद्युत क्षमता एक वेक्टर नहीं है। अगला प्रश्न है शक्ति हस्तांतरण की उच्च दक्षता के लिए स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लोड प्रतिरोध से कम। अगला प्रश्न है ओम मीटर के साथ एक संधारित्र का परीक्षण करते समय यदि संधारित्र चार्जिंग दिखाता है लेकिन अंतिम प्रतिरोध रीडिंग सामान्य से काफ़ी कम है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संधारित्र क्या है? लीक है। प्रश्न किरचॉफ का नियम किसके साथ सर्किट पर लागू नहीं होता? तो ये वितरित पैरामीटर के साथ। अगला प्रश्न उच्चावर्ती सर्किट के लिए पसंदीदा संधारित्र है तो यह है अभरक संधारित्र। अगला प्रश्न है खालिस्तान नेटवर्क वह है जिसमें EMF का कोई स्रोत नहीं होता है तो यह होता है निष्क्रिय। अगला प्रश्न है संधारित्र की धारिता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? तो ये प्लेटों की मोटाई से। अगला प्रश्न है संधारित्र का वह गुण है जो इसके आर पार वोल्टेज के किसी भी परिवर्तन को विलंबित करता है तो यह होता है धारिता। अगला प्रश्न है खालिस्तान नेटवर्क वह है जिसमें EMF के एक या एक से अधिक स्रोत होते हैं तो वह है सक्रिय नेटवर्क। अगला प्रश्न है एक बेलनाकार संधारित्र की धारिता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है इस फॉर्मूले के द्वारा। अगला प्रश्न पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर बैंक की अक्षमता किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको किया जाता है kVAR के रूप में।